रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 6 और सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट डोमेन का पार्ट 5, ठीक है। यानी आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी 2 मोर पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट 6 और पार्ट 7 जो सा है वो हमारा पार्ट 7 वुड बी द लास्ट पार्ट अगर हम स्ट्रेच ना करें, ठीक है। अगर मैंने कोशिश की स्ट्रेच करने की तो मेरे ख्याल में अगला लेक्चर शायद लास्ट लेक्चर हो डोमेन 1 का। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अब CISSP की एक डोमेन कितनी बड़ी होगी, यानी 7 एक लेक्चर। अगर हम एक लेक्चर पर वीक कर रहे हैं तो 3 महीने में तकरीबन 2 डोमेनें हो रही हैं, तो 8 डोमेनें हैं। तो अब आप हिसाब लगा लें, ठीक है। तो 4 इधर 12 तकरीबन साल लग जाएगा हम लोगों को। पर मेरी कोशिश होगी कि साल ना लगे, क्योंकि हम लोग बड़ी स्पीड से पढ़ रहे हैं। और आज भी एक्चुअली मैंने ना चाहते हुए जो सा है एक नया टॉपिक शुरू कर दूंगा, मगर वो पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि ये स्लाइड बहुत ज़्यादा होगी थी और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा होगी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट का अगला टॉपिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हमने पार्ट शुरू करना है इज़ अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान कि आपके पास एक बिजनेस है, ठीक है। मैंने कहा जी ये मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस जो सा है कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है। डिजास्टर की सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमारी बिल्डिंग बंद हो गई है, ठीक है, बिजली चली गई है, सारा कुछ काम खराब हो गया। अब ये बिजनेस ऑपरेट कैसे करेगा, ठीक है। बिजली गई हुई है, बिजली गई हुई है 9 बजे से लेके और अगले दिन 9 बजे तक, ठीक है। उस दौरान जो बिजनेस काम कर रहा होगा, ठीक है, इस चीज़ को हम कहेंगे बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान, कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहे, ठीक है। अगर मेरी एक शॉप है और अगर बिजली चली जाती है, फोटोकॉपी करने की शॉप है या कोई ऐसी चीज़ है जो बिजली से रिलेटेड है, और अब या मिल्क शेक सेल करते हैं तो उसकी शॉप है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान, मेरे पीछे जनरेटर होगा, मैं जनरेटर चला दूंगा तो ये मेरा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हो गया। अब डिजास्टर रिकवरी प्लान को मैं इस एनोलॉजी में पेश नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक और सिचुएशन बनानी पड़ेगी। डिजास्टर रिकवरी प्लान ये कि जब जनाबे वाला ये मेरी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ जी, अर्थक्वेक आया, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, ठीक है। अब जब ये बिल्डिंग गिरी हुई थी उस टाइम मेरा जो स्टाफ था उसको तनख्वाह मिल रही थी, मेरे लोगों के पास ईमेल्स आ रही हैं, हम लोग ईमेल पर कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, और जो मेन बिजनेस का की कंपोनेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अब जब हम ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान साथ साथ चल रहा है तो हम इस डिजास्टर से रिकवर कैसे कर रहे हैं? क्या हम इसकी जगह नई बिल्डिंग बना रहे हैं, इज अ रबिश प्लान, या हम लोगों ने अपनी सारी की सारी चीज़ों को किसी और रिमोट साइट पे ले गए, वहाँ पे हमने बिल्डिंग हायर कर ली, ठीक है, और उस बिल्डिंग के अंदर हम बैठ के काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा पार्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान हो सकता है, या ये हमारे पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हो जाएगा और इधर हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, दैट इज डिजास्टर रिकवरी, यानी इस डिजास्टर से वापस रिकवर कर देंगे 2 साल के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा हैरान हुआ कि CISSP ने अपनी बुक के अंदर इसका इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, उन्होंने स्टार्ट ही अजीब से तरीके से शुरू किया, ठीक है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए, और बहुत सारे ISO स्टैंडर्ड्स और जितने बाकी स्टैंडर्ड्स हैं सारों की रिक्वायरमेंट होती है कि हर कंपनी के पास बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की अगर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ऑपरेट करते रहो कंटिन्यूसली। और डिजास्टर रिकवरी प्लान के अगर वो डिजास्टर हो गया तो उससे रिकवर कैसे करना है, ठीक है। जब आप BCP एक सेपरेट चीज़ है और डिजास्टर रिकवरी प्लान एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट या इनका काम कर इनको प्लान आउट करने का एक ही तरीक़ाकार है, ठीक है। इसीलिए उसने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान को कंबाइन कर दिया है। और मैं मज़े की बात बताता हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा CISSP फेल किया था तो मेरे सबसे कम नंबर इस डोमेन के अंदर आए थे। तो अगली दफ़ा मैंने इसकी बड़ी तैयारी की थी और लकीली मुझे उसी दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला जहां BCP और DRP दोनों पे काम कर रहे थे। तो मैंने अपने हाथ से डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि BCP और DRP जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी क्लियर नहीं थी उस टाइम। एनीवे, सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएट करना, डेफिनेटली आपने सीनियर मैनेजमेंट से सपोर्ट लेनी है। तो सीनियर मैनेजमेंट कहेगी हाँ जी हमें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान चाहिए। आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या बिजनेस समझता है यार हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर बिजनेस को कुछ हो गया तो हम इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, ठीक है। कि हमारी बिजली चली जाती है या हमारे पास कोई और होता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपने जनरेटर लगाया हुआ, आप लोग घरों में भी लगाए हुए अब तो UPS, ठीक है। तो सीनियर लीडरशिप की सपोर्ट होनी चाहिए, अप्रूवल होगी। अच्छा, अब आ जाता है अब रिस्क क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बल्कि कल भी ये एक जगह बैठ के डिस्कस कर रहा था यहीं पे। तो हुआ ये कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी ये बिल्डिंग है, ठीक है, और मेरी इस बिल्डिंग को मैं कहता हूँ एक रिस्क है
ठीक है। और रिस्क को मैं दे देता हूँ नाम जी फ्लडिंग, ठीक है, फ्लडिंग। अच्छा, अब फ्लडिंग मुझे पता है कि हर 1 साल बाद फ्लड आता है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक, ठीक है। या मैंने कह दिया जी पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म 2 टाइम्स एन ईयर, ठीक है। तो मैंने कहा जी साल में 2 दफ़ा ये फ्लड आता है, और हर दफ़ा जब ये फ्लड आता है तो ये मुझे जो सा है 5,000 का नुकसान दे के जाता है। यानी मेरे घर में जो ये, या मेरे ऑफिस में जो ये फोल्डर्स या ये इक्विपमेंट पड़ा मैंने, ये तकरीबन $5,000 का या 5,000 पाउंड का, या जो भी आपने कहना है, उसका नुकसान दे के जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपको साल में कितनी दफ़ा कितना लॉस होगा, कि अगर 2 दफ़ा फ्लड आया तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये एक फ्लड से मुझे बचाव करना है किसी तरह। किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीक़ेकार ये है कि आप कहोगे यार ये जो बिल्डिंग है ना, इसके ग्राउंड फ्लोर पे ही फ्लड आता है, ज़ाहिर ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों ना हम अपने ऑफिस को उठाएं और बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पे ले जाएं, ठीक है। वेरी गुड आइडिया। आप कहते हो यार ये तो सोल्यूशन हो गया, आपने बचा लिया अपनी कंपनी को, मगर सवाल ये पैदा होता है अब इसको मूव करने की कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि हम इस बिल्डिंग का किराया देते थे 5,000 पाउंड, ठीक है, और ऊपर वाले फ्लोर का जो किराया है वो है 8,000 पाउंड, ठीक है। तो 3,000 पाउंड आप पर मंथ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ठीक है। अगर 12 को 3 से ज़रब देते हो तो 36,000 पाउंड। अब बताओ मुझे, आपने 10,000 का लॉस एक्सेप्ट करना है या 36,000 रुपये हर साल एक्स्ट्रा पे करना है? 26,000 रुपये महंगा सोल्यूशन है आपका। तो कोई आपको जो साइकिलमंद नहीं कहेगा ठीक है फ्लड आ लेने दो, कोई मसला नहीं है, हमारा हर साल 10,000 का नुकसान होता है, बजाय इसके कि हम 36,000 रुपये एक्स्ट्रा दें 6ठे फ्लोर पर जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, या बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान या डिज़ास्टर रिकवरी प्लान वगैरह लिख रहे होते हो, तो ये चीज़ें आपने रखनी होती है। बहरहाल ये टॉपिक जो ये मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, ये एक्चुअली बुक ने बड़ी गलत जगह पे डिस्कस किया, ये एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। एनीवे, सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड मैनेजमेंट के आपने मैनेजमेंट से अप्रूवल ले ली, आपने अंदाज़ा लगा दिया कि भाई मेरे पास कौन कौन से रिस्क हैं और कितना कितना हार्म है। ये रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट या बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस में आएगा, हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मोटे अल्फाज में प्रोजेक्ट इनिशिएशन में मैनेजमेंट से अप्रूवल ले लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे क्या क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन से मोस्ट क्रिटिकल सिस्टम्स हैं जो हमने रन करने। आई डोंट नो व्हाई दे मेंशन इट। फाइनेंशियल रिस्क, हाउ मच वी शुड स्पेंड, कि फाइनेंशियल रिस्क कितना है और हमने कितने पैसे स्पेंड करने। अगर आपके पास कोई रिस्क ही नहीं है और आपको बिजनेस यू डोंट केयर, आपकी वो क्या होती है मुर्गियाँ या अंडे बेचने की दुकान है और आपको बिजली चली जाती है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी प्लान बनाने की ज़रूरत ही नहीं है अनटिल अनलेस आपको पता हो कि यार इस इलाके में जी 50 साल में फ्लड आता है, तो वी डोंट केयर। आपको पता आपका बिजनेस की लाइफ स्पैन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इधर थोड़ा सा उन्होंने कॉस्टिंग की आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस आपके पास जो इनिशियल प्रोजेक्ट इनिशिएशन होगी, टीम बन गई, सारा कुछ हो गया। अब आपने डेवलप एंड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्लान करना है, ठीक है। कि अब आपने अंदाज़ अप्रूवल ले ली मैनेजमेंट से कि हाँ भाई मैंने बीसीपी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाना है। अब मैंने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, प्रोजेक्ट का स्कोप बनाना है और प्लान आउट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इमरजेंसी नोटिफिकेशन लिस्ट, कि अगर खुदा न खास्ता बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमने किन लोगों को रिस्पॉन्स करना है जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को आग लग गई या बिल्डिंग के अंदर हैक आ गया, हैकिंग से लेके ऑल द वे कि बिल्डिंग में डिजास्टर रिकवरी होगी, ठीक है। बिल्डिंग में आग लग गई या फ्लड आ गया, ये सारी चीज़ें इमरजेंसी नोटिफिकेशन लिस्ट में उन तमाम लोगों के तक कैसे पहुंचा जाएगा वो लिस्ट होगा। नॉर्मली अगर बिल्डिंग में हैकिंग कोई इंसिडेंस हुआ तो आपके आईटी हेल्प डेस्क के ज़रिए होगा। अगर बिल्डिंग में कोई फायर एंड थेफ्ट का हो गया तो आपके जो बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी पर्सनल का जो हेड होगा उसके पास से एस्केलेशन प्रोसेस होगा। वाइटल रिकवरी बैकअप एंड वाइटल रिकॉर्ड्स बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। अब ये इसको आपको तकरीबन 6 महीने लगेंगे इसको वर्कआउट करने में कि भाई कौन कौन से हमारे क्रिटिकल डाटा है उसका बैकअप हुआ हुआ है। अगर कोई फिजिकल चीज़ें हैं क्या हमने उनकी कॉपी की हुई है, क्या उन्हें हमने फायर प्रोटेक्टेड सेफ में रखना है या नहीं। सो ये तमाम आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होनी चाहिए। ये अभी आप बीसीपी डीआरपी बना रहे हो, ठीक है, अभी आपका बना नहीं है, ये हम बीसीपी डीआरपी पे काम नहीं कर रहे, यानी हो नहीं रहा, एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, अभी हम एवेल्युएशन कर रहे हैं, अभी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है इसके एंड पे, ठीक है। तो हम लोगों के पास इमरजेंसी लिस्ट आ गई है, हमारे पास तमाम क्रिटिकल डाटा जिसके बगैर बिजनेस काम नहीं करता सारा आ गया। से फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग कहते हैं जी से क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है,
तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का बैकअप किधर रखेंगे, हम बिल्डिंग से बाहर रखेंगे, ठीक है। हम क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल सिस्टम ऑफिस 365 पे चले जाओ, जान छुट गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए ऑफिस 365 पे काम करने के लिए, ठीक है, हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ओ इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास बैकअप में तो नहीं है, अच्छा तमाम यूजर के घरों में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है जी, टेंशन होगी, टिक हो गया बॉक्स, ठीक है। अच्छा जी पे रोल, सैलरी नहीं आ रही तो कोई मसला है, सैलरीज दे दो जी, सैलरी का सिस्टम क्लाउड पे ले जाओ या कोई और बैकअप सोल्यूशन बना लो उसका, ठीक है। हाँ स्टाफ कैसे कम्युनिकेट करेगा, कंपनी मोबाइल दे दो की पर्सनल्स को, किस्सा मुक्या, ठीक है। अच्छा बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, ये सबसे लंबा और सबसे पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस फंक्शंस को समझना, उनके रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उनको उनको फिर ये एवेल्युएट करना कि इनके बगैर हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं, और बिजनेस क्या समझता है कि ये की कंपोनेंट हैं या नहीं हमारे बिजनेस के। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ये टॉयज बेचती है, ठीक है, और हम लोग ऑनलाइन टॉय सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा मेरी टॉयज़ बनाने की कंपनी है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं टॉयज़ बनाता हूँ और वो मेरे टॉयज़ वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, ठीक है, और मैं वो टॉयज़ बेचता कैसे हूँ। मेरा सेल्समैन जो है अपनी एक साइकिल होता है उसके आगे डब्बा लगा हुआ उसमें डालता है और शॉप बाय शॉप बेचता है। अब मेरे पास बिजनेस में रिस्क क्या है, बिजनेस इंपैक्ट क्या है, जिस वेयर हाउस में टॉयज़ पड़े हैं उस वेयर हाउस को आग लग जाए, हाँ स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दो उसमें, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर उसको आग लग जाए पूरा वेयर हाउस उड़ गया तो फिर मैं अब क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं बिजनेस कैसे करूँगा, ठीक है। क्या मेरे पास, क्या मुझे इन दोनों चीज़ों को दो डिफरेंट वेयर हाउसेज में रख देना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर एक हो जाए तो मेरे पास सप्लाई आ रही हो, या मेरे पास सप्लाई चैनल कुछ ऐसे हों कि अगर मैं उनसे फॉर इमीडिएटली कांटेक्ट करूं अपने सप्लायर से और उसे कहूं कि यार मुझे दोबारा दूसरी जगह पे शिपमेंट भेज दो, मैं इससे इंश्योरेंस क्लेम करके कुछ ना कुछ कर लूँगा, ठीक है, और मैं अपने तमाम लोगों को फिर दूसरी डायरेक्शन से रीडायरेक्ट कराऊँ सबके। और अगर मेरे पास ऑनलाइन वेबसाइट है और मेरी ऑनलाइन वेबसाइट डाउन हो जाती है तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास एक बैकअप वेबसाइट होगी। तो डिफरेंट बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस है। अब इसके अंदर अगर कोई बंदा कहे यार एक बंदे से आप मिलो, जब आप बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करते हो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है बुक से तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर वो उसके नज़दीक उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहाँ पे होना चाहिए। हाँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, क्या बिजनेस उस सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ होने को इंपॉर्टेंस देता है कि अगर बिल्डिंग में आग लग गई और उसके जो फेल सेफ डोर्स सारे के सारे ओपन हो गए तो क्या मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पता चले ओ यहाँ पे टॉय स्टोर की वेयर हाउस है और यहाँ जाके जी धावा बोल दें और सारा सामान चोरी कर लें, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है आपने और आपने अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस उस चीज़ की एवेल्युएशन कैसे करता है, कि बिजनेस क्या समझता है कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल है। तो बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस ये सजेस्ट कर रहा है कि आपका बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में तकरीबन 6 महीने लगेंगे, ठीक है। तो बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस हो गया, फिर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, असेसिंग द वेरियस अवेलेबल स्ट्रेटेजीज कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि ये ना हो कि जी आपने किस तरह से अप्रोच करना है बीसीपी और डीआरपी को, और परफॉर्म द बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये ना हो कि आपके हाँ जब बीसीपी होगा या डिजास्टर होगा तो सबको जी आईफोन 6 ले दें, ठीक है ना, तो ये काम नहीं चलता, ठीक है। तो एंड मेकिंग द रिकमेंडेशन टू लीडरशिप फॉर द अप्रूवल, फिर लीडरशिप को आप अप्रूवल के लिए रिकमेंडेशन भेज दोगे। अच्छा इसके साथ साथ ही अभी यानी ये फेस चल रहा है 9 से 12वें महीने अल्टरनेट साइट सिलेक्शन, ठीक है, कि अगर आप कहते हो कि यार हमारी जो प्राइमरी साइट अगर डाउन हो जाती है तो हमारे पास कोई अल्टरनेट साइट होगी, हाँ हमारे पास अल्टरनेट साइट हो सकती है। अच्छा मैंने इसके अंदर बहुत वैरायटीज़ के सोल्यूशन देखे हैं, ठीक है। एक सोल्यूशन ये है कि एक कंपनी थी उसका हेड ऑफिस था, ठीक है, लंदन में, ठीक है, और उनके ब्रांच ऑफिस जो से थे ना बाकी यूके के अंदर फैले हुए थे। उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों का बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ये है कि अगर इनकी ये बिल्डिंग डाउन हो जाती है तो ये हमारे हेड ऑफिस आके काम करें, और इनके जो की स्टाफ मेंबर्स हैं वो जी जो उनसे हैं वो घरों से काम कर सकते हैं, बाकी जो स्टाफ जिन्होंने बिल्डिंग में आके काम करना है, कुछ उनका वर्कशॉप रिलेटेड काम भी था, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएं। और हमने जी XYZ एक होटल चेन से डील की हुई थी कि अगर हमारे पास कभी भी बीसीपी होता है तो हमारे स्टाफ को जो सा है 20 पाउंड्स पर नाइट जो सा स्टे देना आपने, ठीक है। तो ये उनका बीसीपी प्लान था, ठीक है। कुछ लोग ये करते हैं कि एक और कंपनी के अंदर कि ये हमारी प्राइमरी साइट है, दूसरी साइट के ऊपर हमने जो है हॉट साइट या कोल्ड साइट के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो स्ट्रेंजली वो डिस्कस नहीं हुए, मेरे ख्याल में वो नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन के अंदर डिस्कस होंगे। तो हम लोगों ने बाकी डाटा वहाँ पे रखा हुआ है, अगर प्राइमरी साइट डाउन हो जाती है तो हमारा डाटा जो है यहाँ पे लाइव हो जाएगा, ये हमने क्लाउड पे अपना बैकअप रखा हुआ है, ठीक है। सो RFP डिफाइन कर दिया, साइट सर्वे कर लिया, वेंडर सेलेक्ट कर लिया, बिल्ट अप एन इक्विपमेंट एंड इंटरनल साइट एंड नेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर लिया। अगर हमारी प्राइमरी साइट डाउन हो जाती है
तो हमारे पास एक अल्टरनेट साइट हो काम करने के लिए। अच्छा, अब कॉन्टिजेंसी प्लान डेवलपमेंट, अब प्लान बनना शुरू हो गया। एमरजेंसी रिस्पांस क्या होगा, रिस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल सिस्टम कि हम अब रिस्टोर कैसे करेंगे, क्रिटिकल सिस्टम कंटिन्यू तो करना है ना, अब कौन सा जाके जनरेटर की वो सलफ मारेगा उसके अंदर। एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस की हैं, सबसे पहले ईमेल सिस्टम अप होना चाहिए, उसके बाद ये फाइनेंशियल सिस्टम अप होना चाहिए, उसके बाद ये गेमिंग वेबसाइट अप होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब ये तकरीबन 12 महीने का प्रोसेस है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक डॉक्यूमेंट बना लोगे। वो डॉक्यूमेंट अब ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे की पर्सनल्स को, ठीक है। आपका सिक्योरिटी गार्ड की पर्सनल है ताकि उसे पता चले उसने जी आज सर्वे किया, देखा जी वो बिल्डिंग के वेयर हाउस के अंदर चोरी होगी है। अब वो किसको कॉल करेगा, पुलिस को कॉल करेगा, वो सेपरेट सिचुएशन है, वो बीसीपी डीआरपी के अंदर लिखा होगा। बाकी काम ये होगा कि उसने वो डॉक्यूमेंट प्लान पढ़ा हुआ होगा और उसको हम पीरियडिकली रिव्यू करेंगे और उसका फिर एक ड्राई रन भी करेंगे। ओ समझो जी, आज क्या होता है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते होते थे कंपनी का ईमेल सर्वर डाउन कर देते थे। दैट्स अ डिजास्टर रिकवरी प्लान या बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, ठीक है, कि सर्वर डाउन हो गया, अब आप कोई रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, आपने मैनुअल सिस्टम पे स्विच ओवर कर जाना है, ठीक है। तो बैकअप जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है, उस पर कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारी सिचुएशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बीसीपी डीआरपी टेस्टिंग। इसलिए टेस्टिंग, प्लान मेंटेनेंस, पीरियोडिक ऑडिट, एनुअल ऑडिट होता है बीसीपी डीआरपी का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बीसीपी डीआरपी। बीसीपी डीआरपी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, द बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। ये काफ़ी लंबा पेज है, अगर आप बुक में देखेंगे बड़ी डिटेल में आएगा, इसके कुछ पार्ट्स हम मिस कर सकते हैं क्योंकि ये अभी मुझे नहीं पता ये क्या क्लियरली मेंशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब मेरी कंपनी के अंदर एक चीज़ है कॉल सेंटर, एक है कस्टमर अकाउंट मेंटेनेंस एंड कस्टमर मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। कस्टमर के पैसे, कस्टमर, ये बाहर लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम का बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस है। अच्छा, अब इसके अंदर रिस्क कोड है। रिस्क कोड उसने बताया कि अगर कॉल सेंटर को कुछ हो जाता है तो क्या लॉस है, हमारा फाइनेंशियल लॉस है और कस्टमर का लॉस है, ठीक है। कस्टमर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और फाइनेंशियली भी हमें इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। कस्टमर अकाउंट मेंटेनेंस, अगर कस्टमर की अकाउंट इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन नहीं कर सक रहे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, कस्टमर इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। कस्टमर मॉनिटरी वैल्यू, किसी के अकाउंट में 100 रुपये पड़े हुए थे, हमने 150 डाल दिए तो वो रेगुलेटरी इशू भी हो जाएगा, बड़ा क्रिटिकल इशू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ गया टाइम बिफोर इंपैक्ट, कि इंपैक्ट कब होना शुरू होगा, ठीक है। 40 का मतलब है इमीडिएट इंपैक्ट होगा, जो कॉल सेंटर में लाइक कॉल ही नहीं मिल रही, मेरा कार्ड गुम हो गया, मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इंपैक्ट बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है जी 1 वीक इज इक्वल टू 1, तो ये 1 वीक के अंदर कस्टमर अकाउंट मेंटेनेंस के भाई इंपैक्ट विद इन 1 वीक हमें होना शुरू हो जाएगा बिफोर द इंपैक्ट। और उसके बाद 10 वैल्यू दे रहा है कस्टमर मॉनिटरी वैल्यूज़ को, विद इन डे 1 हमारा जो सा है प्रॉब्लम शुरू होगा। इमीडिएट नहीं होगा, फ़ौरन नहीं है, मगर डे 1 के अंदर अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर। अब कस्टमर इम्पैक्ट क्या है, कस्टमर इम्पैक्ट क्या है, कस्टमर सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये होगा अगर वो वेबसाइट के अंदर लॉग इन नहीं हो सक रहा, इज़ नॉट अफेक्टिंग हिज स्टफ, ठीक है, मगर डेफिनेटली इज़ अ बिग इशू, मीडियम, और ये भी मीडियम। अब अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, यार इसको मीडियम में क्यों डाला हुआ है, इसके पीछे फिर पूरी स्टोरी होगी कि क्यों उसने इस चीज़ को वैल्यूएट किया, उसको 3 क्यों किया, इसके पीछे बड़ी बहस होगी और सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान डिजास्टर रिकवरी में एक चीज़ जो सी बहुत इंपॉर्टेंट आती है, टर्म यूज़ होती है, इज़ कॉल्ड अ मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये दोनों एक इंटरचेंजेबली टर्म है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना डाउन टाइम बियर कर सकती है, ठीक है। अगर मेरी वो टॉय का जिस तरह मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो हम कितने दिन के लिए अगर अपने सेल्समैन को शॉप पर ना भेजें सप्लाई के साथ, तो हमारा बिजनेस नहीं इफेक्ट होता, ठीक है। तो हम कहते हैं जी 7 दिन, ठीक है। अगर हमारे वेयर हाउस में आग लग गई है, तो हम 7 दिन तक अगर रिकवर कर जाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारे सप्लाई चेन, अगर हम चाइना से माल मंगवा रहे हैं या पाकिस्तान में ही कहीं से ले रहे हैं, या हमारा बिजनेस कहीं यूरोप में है और हम चाइना से माल मंगवा रहे हैं, तो हमें 7 दिन के अंदर अंदर सामान वापस आ जाए ताकि हमारी आगे सप्लाई चेन ना अफेक्ट हो, ठीक है। दैट इज़ मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम, कि हम 7 एक दिन बगैर अपने कस्टमर फेसिंग शॉप से बात किए बगैर रह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारी वेबसाइट है तो हमने देखना है कि कितनी देर, मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम वुड नॉट बी 7 days, कैन बी 20 मिनट, 30 मिनट, हाफ एन आवर, दैट्स इट, ठीक है। तो ईबे, अमेजोन का टॉलरेबल डाउन टाइम मुझे नहीं पता कितना होगा, मिनट, ठीक है। सो amount of time the organization can function without the application before significant impact occurs, कि कंपनी को बहुत सीरियस डैमेज होना शुरू हो जाए, ठीक है। आप अक्सर फिगर्स देखते होंगे
कि जी इस वेबसाइट को इतना ज़्यादा डॉस अटैक हुआ और इनको इतने मिलियंस का लॉस हो गया। वो मिलियन का लॉस इसलिए कि इतने मिलियंस की ट्रांजैक्शन होनी थी उतने टाइम के अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ वेयर यू यूज़ अ टर्म कॉल्ड मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे एक टर्म यूज़ होती है एक्सेस एक्सपोजर टू आउटेजेस, ठीक है। अब आपने असेस करना है, ठीक है, असेसमेंट करना है कि अगर आउटेज हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ये BCP-DRP के अंदर ही सारा कुछ लिख रहे हैं आप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि जब आप जो भी बंदा ये काम कर रहा है या जो भी टीम ये काम कर रही है, एक बंदे का काम नहीं है, ठीक है। BCP-DRP की पूरी टीम होती है, स्टीयरिंग कमेटी बनती है उसकी, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव आते हैं। अनफॉर्चुनेटली बुक नहीं डिस्कस किया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। अगर उसमें को मेरे जैसा बंदा बैठा हुआ जिसे पता ही नहीं है कि मेरे बिजनेस की ब्रांचेस कितनी है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी को रिस्क क्या है, थ्रेट क्या है, आपके एसेट क्या है और मिटिगेटिंग फैक्टर क्या है कि आप किस तरह मिटिगेट करते हो इन थ्रेट्स को, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमारा वेयर हाउस है, वेयर हाउस में सामान ज़्यादा पड़ा हुआ है तो हम एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेंगे, उधर बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड होंगे जिनके पास बंदूकें भी होंगी, टेजर भी होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज़ के फ्लड, प्लम्बिंग लीक, ब्रोकन पाइप, लीक रूफ, हैक्स, वल्नरेबिलिटीज़, IT भी आ गई है इसके बीच में। अब ये देख रहे हो आप यहाँ पे, अब मैंने IT का इस वजह से जिक्र नहीं किया कि हमें पता है। फिर इंटरनल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी क्या, इक्विपमेंट फेलियर, ठीक है। इक्विपमेंट था आपके पास, जो सिर्फ एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर था वहाँ पे लगा हुआ वेयर हाउस के अंदर जो रिकॉर्ड रखता था इन एंड आउट का, वो फेल हो गया, उसकी हार्ड ड्राइव जल गई और वो सारे के सारी एक्सेल की शीट जो सी है वो उधर डेस्कटॉप ड्राइव में पड़ी हुई थी, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे मिलेगी आपको MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर कि अगर मैंने ये एक इक्विपमेंट लगाया हुआ, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं, वो आप इसकी जगह नॉन टेक्निकल टर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये कंप्यूटर लगाया हुआ है, ये सर्वर लगाया हुआ है, ये स्विच लगाया हुआ है, स्विच लगाते हैं, ठीक है, स्विच लगाया हुआ सिस्को का और इसके अंदर से तमाम केबल्स निकल के जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, ये यहाँ पे CRMs की मशीन है और ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जो मेरे वेयर हाउस के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं कि अच्छा ये चीज़ स्कैन होगी टूट करके और बताती है ये निकल गई, ये इन होगी, आउट होगी, इन्वेंट्री लिस्ट सारी की सारी बन रही है। ये स्विच कितनी देर में डाउन होगा, ये स्विच कितने अरसे तक चलेगा। जब आप सिस्को की वेबसाइट पर जाते हैं तो सिस्को की वेबसाइट पर सर्च करो सिस्को 3750 MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि ये स्विच कितने अरसे तक चलने के बाद फेल हो जाएगा और उसकी जगह आपको नया स्विच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्को की एक जो वैल्यू निकलती है यहाँ से 3750G24WS के अंदर, वो इतने घंटे है। इस घंटे को अगर आप 24 पे तकसीम करें तो दिन आ जाते हैं और उसको 365, 64, 65, 66 जिस पे भी तकसीम करें तो ये काफ़ी ज़्यादा साल बनते हैं, ठीक है। और ये इतने साल बनते हैं कि इतनी देर में आप अगर ये स्विच चला रहे हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो चुकी होगी, ये हैकर इसको वैसे ही हैक करके ले जाएगा, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटीज़ उसमें इतनी आ चुकी होंगी कि बड़ा इशू हो जाएगा। एनीवे, तो ये होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर कि ये इक्विपमेंट कब तक चलेगा और उसके बाद फेल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ज़ाती राय है कि एक लैपटॉप का मीन टाइम बिटवीन फेलियर होता है कि 1 साल में एक दफ़ा ज़रूर फेल होना होता है, ठीक है। 5 साल उसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर नहीं हो सकता, ठीक है। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स का हमें पता है कि क्या होता था, ठीक है। इसी तरह मीन टाइम बिटवीन फेलियर एक इंटरनल थ्रेट कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। RPO मेरे ख्याल में ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये क्वेश्चन में हम बाद में आएंगे। ये मेरा डाटा है, ठीक है, मेरे सिस्टम में डाटा आ रहा है, इनपुट हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, इस डाटा का बैकअप कर लेता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बैकअप किया, ठीक है, उसके बाद अब डाटा इनपुट हो रहा है, ठीक है, आ रहा है फिर सिस्टम के अंदर 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 और यहाँ पर क्या हुआ, डिज़ास्टर हो गया और ये सर्वर उड़ गया मेरा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला डाटा का तो मैंने बैकअप नहीं किया होता, ये सारे का सारा मेरा डाटा लॉस हो गया, ठीक है। अब इतना टाइम जो सा है लगा मुझे इस सर्वर को दोबारा रीबिल्ड करके, इंस्टॉल करके और इस डाटा को रिस्टोर करने में। तो एक्चुअली मैंने कितना डाटा लॉस किया, ये मेरी लॉस ट्रांजैक्शन है, ये सारी की सारी, ठीक है। और इतना टाइम मेरा डाउन टाइम रहा, ठीक है। और ये रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव के ये इतने टाइम में ये अप हो गया दोबारा, मगर मेरा लॉस कितना हुआ, ये वाला सारा मेरा लॉस है, ठीक है। और ये जो सा ये मेरा डाउन टाइम है, ठीक है। तो RPO से मुराद है कि हमने कितना फ्रीक्वेंटली डाटा को बैकअप करना है,
ठीक है। हर घंटे बाद कर रहे हो तो फिर आपका इतना लॉस नहीं होगा। हर घंटा अगर मैं इस डैश को 1 घंटा लूँ तो फिर मेरा ये 1 स्टार यहाँ पर होगा। 1 सेकेंड, इंक चेंज कर लूँ अगर मैं, तो 1 स्टार मेरा यहाँ पर होगा, 1 स्टार मेरा यहाँ पर होगा, 1 स्टार मेरा यहाँ पर होगा, 1 स्टार मेरा यहाँ पर होगा। अब मेरा लॉस कितना हो रहा है? मेरा लॉस सिर्फ इतना सा हुआ, इतने डाटा का हुआ, 1 घंटे के डाटा का, ठीक है। वो भी अगर 11:49 पे डिजास्टर हो तो ये बड़ा बड़ा कोइंसिडेंस है, मगर हाँ ठीक है। हाउ मच डाटा इज एक्सेप्टेबल टू लूज, कितना हम डाटा लूज कर सकते हैं? नॉट इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। अ मिनट्स वर्थ डाटा, आवर वर्थ डाटा और अ होल बिजनेस डे डाटा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस किस्म के बिजनेस के अंदर है, तो हर बिजनेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आपको बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान में बैकअप प्लान जरूर बनाना पड़ता है कि बैकअप कितना हो रहा है और बैकअप रिस्टोर कहाँ होना और आरपीओ क्या है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, कि हम मुझे हर मिनट के बाद स्नैपशॉट चाहिए, हर घंटे के बाद चाहिए, हर 2 घंटे के बाद, हर 5 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, 7 दिनों के बाद, ठीक है। तो वो आपका बैकअप प्लान होता है। अच्छा, ये हमारा जो है बीसीपी डीआरपी ख़त्म हो गया कि अगर आप ये तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लें एक डॉक्यूमेंट के अंदर कि क्या चीज़ें हैं, बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, कौन सा सिस्टम सबसे पहले होगा, किस बंदे को आपने कांटेक्ट करना है, कैसे प्रोसेसेस होगी, रिमोट साइट अगर हमारी बैकअप साइट है तो बैकअप साइट पे चले जाएंगे और ये बैकअप होगा, इसको यहाँ से रिस्टोर करेंगे और ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें मिल के आपका बीसीपी डीआरपी डॉक्यूमेंट बन जाता है। आप इसको बीसीपी एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट, डीआरपी एज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट, बीसीपी डीआरपी कंबाइंड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी साइज और ऑर्गेनाइजेशन साइज ये चेंज कर रहे होते हैं। मकसद ये है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, बाकी बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। अच्छा, अब अगला टॉपिक आ गया जी, मैनेजिंग द पर्सनल सिक्योरिटी, कि आम इंसान जो उनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, उनको भी सिक्योर करना है। स्नोडन वाली स्टोरी आप सबके सामने आई, या मेरी कंपनी के अंदर मुझे एक दफ़ा अपने एक टीचर से मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि वो एक कंपनी में गए, उस टाइम विजुअल फॉक्स प्रो होती थी, बड़े पुराने ज़माने की बात है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो विजुअल फॉक्स प्रो भी नहीं, वो बैच सिस्टम चला करते थे। तो वो उन्होंने एक बंदे को निकाल दिया, उसने क्या किया हुआ था, उसने ये किया हुआ था कि उस कंपनी के अंदर ना डेटाबेस का बैकअप करता था और हर जो से ना 30वें या 28वें दिन ना वो डेटाबेस उड़ा देता था। वो बैच फाइल बनाई हुई थी उसने, और वो डाटा को उठा के एक फोल्डर में रख देता था और उसे हाइड कर देता था। वो उसने इसलिए सिस्टम बनाया था कि अगर खुदा न खास्ता कंपनी के मालिक ने उसे निकाल दिया तो फिर वो गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। और उसने ऐसा ही हुआ उसके साथ, उसे निकाल दिया गया। तो जो नया बंदा आया वो 28वें दिन बैकअप उड़ गया। अब फिर उन्होंने उस बंदे को बुलाया, उसको वापस हायर किया और बहुत सारा कुछ हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो मगर वो कंपनी का मालिक जो सा बड़ा तगड़ा था, तो फिर आप समझ लो कि उस बंदे के साथ क्या हुआ होगा, स्पेशली अगर ये सारी सिचुएशन हमारे मुल्क में हो। एम्प्लॉय कैंडिडेट स्क्रीनिंग, तो इस वजह से आप हमेशा रेफरेंस चेक करवाते हो, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कराते हो कि अगर चाइल्ड केयर के अंदर है तो CRB चेक यूरोप के अंदर होता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कर रहा है, हेल्थ केयर कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। अगर कोई बंदा ये जो बैंक से पैसे लेके जाते हैं तो उन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री आप हमेशा चेक करवाते हो कि अगर वो तो नहीं, उनके बेचारों को खुद फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हो रहा, पता चले वही पैसे लेके भाग जाएं। क्रिमिनल हिस्ट्री, ड्राइविंग रिकॉर्ड्स आप लोग चेक करवाते हो कि अगर उसके साल में पिछले 3 एक्सीडेंट हुए तो आप उसे सिर्फ बच्चों के स्कूल का बस ड्राइवर नहीं हायर करोगे। फिर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड पॉलिसीज़, इसके अंदर जॉब रोटेशन, कि अगर एक बंदा जो सा 2 नंबरी कर रहा है बार बार, तो उसकी जगह अगर दूसरा बंदा आएगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा उसने 2 नंबरी की है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे होती है, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी जो सा है वो ये है कि एक बंदा जो सा है वो कंप्लीट नहीं कर सकता काम, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख से ऊपर का चेक है तो वो एक बंदा साइन नहीं कर सकता, उसके लिए मिनिमम 2 बंदों को साइन करना होगा, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल जो सी है मैंने इस पिक्चर में दी हुई है कि ये कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्रांजैक्शन है तो ये 3 बंदे साइन करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। इसी तरह अगर कोई गेम कोड लिखा जा रहा है तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि एक बंदा गेम कोड लिखता है, दूसरा बंदा उस कोड को रिव्यू करता है, इसको पीयर रिव्यू कहते हैं। तो मेक श्योर करेंगे इसने कहीं बैकडोर तो नहीं इंस्टॉल कर रहा गेम कोड के अंदर, फिर इसका मतलब है इन 2 बंदों ने मिल के ये 2 नंबरी की है, ठीक है। और ये हमेशा 2 बंदे, इस बंदे का कोड हमेशा ये बंदा नहीं चेक करेगा, इस बंदे का कोड एक दफ़ा ये चेक करेगा, एक बंदा एक दफ़ा कोई और करेगा, एक दफ़ा कोई और एक दफ़ा कोई और, बट दैट डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, ठीक है। लीस्ट प्रिविलेज, नीड टू नो, अगर किसी बंदे को ज़रूरत है तो उसे वो प्रिविलेजेस दी जाए, अदरवाइज ना दी जाए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको HR के डाटा पे एक्सेस की ज़रूरत नहीं है तो आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इवन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। मैंडेटरी वेकेशंस, कि अगर एक बंदा कोई एक की पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आईटी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको मैंडेटरी 15 दिन की या 7 दिन की छुट्टियां दे दो ताकि उसकी जगह कोई और बंदा काम करके देखे और वेरीफाई करे कि वो जो बंदा काम कर रहा था उसमें कोई 2 नंबरी तो नहीं थी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी वेकेशन ये बैंक के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं ये प्रोसेसेस। एम्प्लॉयज़ टर्मिनेशन प्रोसेस, फ्रेंडली टर्मिनेशन तो कोई मसला नहीं है, आप एग्जिट इंटरव्यू लेते हो उसका अकाउंट डिसेबल कर देते हो। अनफ्रेंडली टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना हो कि अगर आपने किसी बंदे की अनफ्रेंडली टर्मिनेशन करनी है तो आपको बहुत प्लान करके करना पड़ेगा कि आपने मेक श्योर करना है कि उस टाइम अगर उसे वाईफाई के सारे पासवर्ड्स पता हैं और आप प्री शेयर्ड की वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो फिर आपको प्री शेयर्ड की सारी डिसेबल करें, उसका एडी का अकाउंट डिसेबल करें और तमाम उसको फिज़िकली एस्कॉर्ट करें बिल्डिंग से आउटसाइड, उसका बैज ले लें और सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म करें कि ये बंदा डजंट वर्क फॉर अस एनीमोर, ठीक है। और उसके बाद वेंडर कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल के अगर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो वो आपका एग्रीमेंट साइन करे और मेक श्योर करें कि वो कोई अनवांटेड इक्विपमेंट ना लेकर आ रहा हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर इन। उसके बाद आखिर में एक टर्म आ जाती है प्राइवेसी। सो हर बंदा प्राइवेसी चाहता है, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हो, घर के अंदर हो या कहीं पर भी हो, ठीक है ना। बिज़नेस के अंदर आप बंदों के शावर रूम्स के अंदर कैमरे नहीं लगा सकते, सीसीटीवी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी इस चीज़ को रेप्लिकेट करती है। जब कोई यूज़र आपकी कंपनी के अंदर आता है तो वो कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आईटी सिक्योरिटी वालों के लिए है कि वो ये ना देखते फिरें कि ये बंदा किस किस्म की वेबसाइट्स पे जा रहा है, ठीक है। उसकी बिजनेस नीड है, उनको रिक्वायरमेंट है, मगर किसी पे पर्सनली स्पाई करना सिर्फ डेडिकेटेड पर्सन के हाँ भाई ये किस किस्म की वेबसाइट्स पे जाता है इज़ अनएथिकल और वो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के भी ख़िलाफ़ है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे पे स्पाई नहीं कर सकते, ठीक है। कि सिक्योरिटी का एडमिन कुछ देख रहा हो, यार इस बंदे का पासवर्ड देखूँ ज़रा क्या है, ठीक है, तो ये इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, अब आ जाता है रिस्क असेसमेंट, ठीक है। हम सब लोगों जहाँ भी काम करते हैं हर जगह रिस्क है, हमारी अपनी लाइफ को रिस्क है, तो हम उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं। अगर आप लोगों के पास घर है तो आप लोगों ने घरों के अंदर कुछ लोगों ने कंटेंट इंश्योरेंस बाय की होगी। आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपने गाड़ी की इंश्योरेंस बाय की होती है, ठीक है। ये रिस्क को मिटिगेट कर देते हो आप लोग, ठीक है ना। कि रिस्क जो सा है कि अगर आप किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, आपकी अपनी गाड़ी भी ज़ाया हो जाए, दूसरे की भी गाड़ी ज़ाया हो जाए, तो आपको अपनी जेब से पैसे ना भरने पड़े, कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करे, ठीक है। तो थ्रेट टू इट्स एसेट, ठीक है। मेरा एसेट क्या है कि मेरी जेब, मेरा बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, तो अब उसको थ्रेट क्या है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और मैं मेरी गाड़ी जो सी है कहीं एक्सीडेंट कर देता हूँ और कसूर भी मेरा होता है, तो अब थ्रेट किस चीज़ पे है कि वो पूरी की पूरी कॉस्ट मुझे भरनी पड़ेगी। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी रिस्क असेसमेंट इज़ अ की कंपोनेंट कि बिजनेस को रिस्क क्या है और उसकी असेसमेंट की जाए, ठीक है। असेसमेंट करेंगे कि आपके बिजनेस को क्या क्या रिस्क है और बिजनेस के एसेट्स क्या हैं और उसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, और उसके बाद लाइकलीहुड क्या है कि थ्रेट विल बी रियलाइज्ड। मेरी बिल्डिंग है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, हमारा आईटी का डाटा सेंटर बना हुआ है, व्हाट इज़ द लाइकलीहुड ऑफ फ्लड, ठीक है। तो पहली तो बात है मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूँगा विदाउट आइडेंटिफाइंग द रिस्क। तो मुझे पता चलेगा जी हाँ इसकी इस बिल्डिंग के 100 माइल्स तक मीलों तक कोई दरिया, कोई लेक, कोई रिवर टाइप की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा जी ये मैंने रिस्क ख़त्म ही कर दिया। अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हमने देखना है कि एग्जिस्टिंग जो वेदर फोरकास्ट कैसी रही है इस एरिए की, तो ये लाइकलीहुड ऑफ द थ्रेट टू बी रियलाइज्ड। अब लाइकलीहुड क्या है इसका जी लाइकलीहुड है जी 100 सालों में एक दफ़ा जो सा है फ्लड आ सकता है, और वो फ्लड मैं अपने डाटा सेंटर को फ्लड प्रोटेक्ट कितना करूँगा। अब मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर मैं सहारा डेजर्ट में अपना डाटा सेंटर बना के बैठा हुआ हूँ तो मुझे फ्लड डिफेंस सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्क असेसमेंट कि आप असेस करो कि यार मुझे यहाँ पे फ्लड आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए काउंटर मेजर्स अवेलेबल हैं, और अगर काउंटर मेजर्स हैं, ठीक है, काउंटर मेजर क्या कि ये मेरे बैंक अकाउंट है और ये मेरा एसेट है, ठीक है। ये बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, ठीक है, और मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, ये मैंने गाड़ी बना दी और इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। अगर इसका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, और मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं $1000, ठीक है।
और एक्सीडेंट हुआ तो मेरे $1000 का नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपनी के पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ यार तुम ना पता क्या करो, इंश्योरेंस दे दो मुझे। वो कहते हैं अच्छा $100 की इंश्योरेंस ले लो। फिर भी मैं ₹900 तो बचा रहा हूँ, ठीक है। मगर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया अगर तुम्हारा कभी भी एक्सीडेंट हुआ जिसमें तुम्हारा फॉल्ट हुआ तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिस्पाइट ऑफ डैमेज तुम्हें ₹100 और इजाफी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रेजिडुअल रिस्क है, ठीक है, कि डिस्पाइट ऑफ दिस काउंटर मेजर, ये काउंटर मेजर मैंने लगा दिया कि भाई मैंने इंश्योरेंस ले ली, ठीक है। कल को मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने एक्सीडेंट कर दिया, ये मेरा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, और मेरा लॉस हुआ जी $2000 का, ठीक है। तो ये $100 इस $2000 को कवर करेगा, मगर मुझे $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती, मैं यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोगों को पाकिस्तान में वो या इंडिया में आपके लिए वो टर्म नहीं यूज़ होती, ठीक है। वॉलंटरी या कंपलसरी एक्सेस उसे कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रेजिडुअल रिस्क, कि आपने काउंटर मेजर्स लगा दिए, उसके बाद भी थोड़ा सा रिस्क रह जाता है वहाँ पे, ठीक है। और वो रिस्क जो है वो रेजिडुअल रिस्क होता है, और वो रिस्क आपकी कंपनी एक्सेप्ट करती है कि अगर ये हो गया तो हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम कवर कर लेंगे उस चीज़ को। दिस इज ऑल रिस्क असेसमेंट इन वन स्लाइड। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट जान नहीं छोड़ेगा। अभी ये हमने एक ऐसा टॉपिक शुरू कर दिया है जो हमें आधा आज पढ़ेंगे और आधा फिर आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि स्लाइड काफ़ी लंबी होगी और आप लोग अब सोना शुरू हो गए हैं। तो सोना नहीं है, उठ जाए। अगर आपको नींद ज़्यादा आ गई है तो पॉज कर लें, हाथ मुँह धो के वापस आ जाएं, चाय का कप भी लें, ठीक है। मैंने अब जाके चाय का कप पीऊँगा, ठीक है। तो स्टेप 1, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू प्रिपेयर द असेसमेंट, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपने असेसमेंट करनी है। आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट कर क्यों रहे हैं भाई आप रिस्क असेसमेंट। आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ असेसमेंट, किस किस को करनी है। हमने जी अपना सिर्फ आईटी बिजनेस की रिस्क असेसमेंट करनी है, बाकी ये जो मर्जी साइड पर हो गए, ठीक है। तो आईटी की आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, डाटा की रिस्क असेसमेंट करनी है, डिपेंड करता है आप किस बिजनेस में है, ठीक है। आइडेंटिफाई द अजम्पशन एंड द कंस्ट्रेंट्स एसोसिएटेड विद द असेसमेंट, कि अज्यूम कर लें कि कंस्ट्रेंट है, ठीक है। कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप ग्लोबल बिजनेस हैं, ठीक है। मुझे बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, आप ग्लोबल बिजनेस हैं और आपको इनिशिएट करना चाहते हैं रिस्क असेसमेंट, आप ग्लोबली उस चीज़ को कवर ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि बाकी जो बिजनेस हैं वो दे डोंट केयर, दे आर मोर अबाउट द मनी ट्रांजैक्शन एंड थिंग्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एन इनपुट एंड असेसमेंट। अच्छा, इस पॉइंट पे जाने से पहले सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है आईटी वर्ल्ड के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, कि यू कैन नॉट सिक्योर योर नेटवर्क 100%। अगर कोई रिस्क असेसमेंट करने बैठा, उसने कहा हाँ जी 100% बुलेट प्रूफ नेटवर्क बनाना है, कोई हैक ही ना कर सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज इनपुट टू द असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप अगर बिल्डिंग के चपरासी से एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और एक सीईओ से ले रहे हैं, दोनों का एक्सपोजर लेवल और आउटपुट बड़ी डिफरेंट होगी। तो इसलिए जब आपने रिस्क असेसमेंट करनी है तो आपने मेक श्योर करना है आप पूरे बिजनेस को कवर करें, ठीक है। वो चपरासी आपको बताएगा कुछ ऐसी चीज़ें जो फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी, जो आपके सीईओ के बस की बात ही नहीं है, वो किसी तरह भी पॉसिबल ही नहीं बता सकता। आइडेंटिफाई द रिस्क मॉडल एनालिसिस अप्रोच, अच्छा ये बहुत क्रिटिकल है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अगर रिस्क मॉडल्स या रिस्क अप्रोच या रिस्क टेक्निक्स के अंदर जाएंगे तो डिफरेंट हमारे पास फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर्स हैं, हम उसको हल्का सा टच करेंगे, क्योंकि CISSP एज्यूम करती है कि आपको इन मॉडल्स का पता है। अगर आपने इन मॉडल्स में मजीद एक्सपर्टीज हासिल करनी तो इन मॉडल की स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन हैं। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू प्रिपेयर द असेसमेंट, स्टेप 1 हो गया, हमने प्रिपेयर करनी शुरू कर दिया। अब हमने असेसमेंट कंडक्ट करनी है। थ्रेट सोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, ठीक है। अगर आपकी ज्वेलरी की शॉप है तो आपका सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, ठीक है ना, आपको पता है। आइडेंटिफाई थ्रेट इवेंट्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय दो सोर्सेज, क्या हो सकता है, रात को चोरी करेगा चोर, दोपहर को मिड डे तो नहीं आके करेगा, डकैती कर सकता है। तो इसीलिए वो सराफा बाजार जो होते हैं उनके सिक्योरिटी गार्डों के पास असली असला होता है, वो चलता भी होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़ भी तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो जो बीबिया दुकान में आई सोना लेने के लिए वही उठा के ले जाए, ठीक है। Determine the likelihood that the identified threat sources would initiate a specific threat event and likelihood that the threat event would be successful, कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई चोरी करने की कोशिश करे और वो चोरी करने में कामयाब भी हो जाए, कोई हैक करने की कोशिश करे और हैक करने में कामयाब भी हो जाए, ठीक है।
अगर आपने IPS लगाई हुई है, फायरवॉल लगाई हुई है, सारा कुछ लगाया हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हैक करने की कोशिश करे? हैक करने की तो कोई ना कोई कोशिश करेगा ही करेगा। तो आप भूल जाओ कि आप कल्ले बंदे हैं जिनको हैक करने की कोशिश नहीं करे, मगर अगर वो करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आपने हर चीज़ पैच की हुई है, IPS भी लगा हुआ, तो लाइकलीहुड कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बड़ी स्पीड से स्विच कर रहे हैं। अगर आप मेरी एग्जांपल्स को देख रहे हैं, मैंने भी अभी नोटिस किया, कहाँ हम सराफा बाजार थे, कहाँ हम टॉयज़ का बिजनेस करते थे, फिर हम IT वर्ल्ड के अंदर आ गए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि CISSP किस डोमेन में काम कर रहे हो, जिस बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो सा है गोश्त की दुकान पे काम करते हो और आपका गोश्त का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आपका सबसे बड़ा मसला ये है, वो जो वारा कुत्ते बिल्लियाँ फिर रहे होते हैं वो आपके गोश्त पे मुंह मारेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, वेरी वेरी ऑड वन, नो ऑफेंस टू एनीवन। डिटरमिन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एसेट। अच्छा, ये जो सी चीज़ है ना, ये आपकी जो असेसमेंट ग्रुप होगा ना, उसके अंदर एक ना एक बंदा ऐसा होगा जो हमेशा नेगेटिव सोचेगा। ओ फ्लड आ गया तो तबाही हो जानी, हो तो सर्वर रूम पूरे का पूरा उड़ जाएगा, भावें सर्वर रूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हो या सेकंड फ्लोर पे, ये फ्लड इड्डा ऊंचा आ गया, फिर की करोगे? ठीक है, तो बाकी इतना ऊंचा आएगा नहीं, मगर आ गया तो आप यू कैन नॉट डिनाई इट। ठीक है, तो तूफान नू आ गया तो ठीक है। तो डिटर्मिन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एज अ कम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड थ्रेट एक्सप्लॉयटेशन, कि आप कितनी पॉसिबिलिटी है ये थ्रेट आएगा, और अगर आएगा तो इसका एक्सप्लॉयट कितना करेगा, कितना नुकसान करेगा। ये बड़ी रियलिस्टिक फिगर्स होती हैं। ठीक है, अभी हम टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कम्युनिकेट द असेसमेंट रिजल्ट। अब आपने पहले स्टेज के अंदर आपने असेसमेंट का तैयारी कर ली कि आपने असेस करना है, क्यों असेस कर रहे हैं, टीम बना ली, आपने इंटरव्यूज़ कर लिए, असेसमेंट की एक लिस्ट बना ली, टेबल बना लिया, जो भी बनाना था, और उसके बाद आप वो रिज़ल्ट ले के बिज़नेस के पास चले गए। ठीक है, और वो अब बोर्ड से अप्रूवल ले ली, डिसीजन हो गया सारा कुछ, अब आपने उसको मिटिगेट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने मेंटेन द असेसमेंट है। मेंटेन द असेसमेंट क्या कि आप फिर मेंटेन रखोगे, कल को कोई और रिस्क आपको पता चला तो आप उस रिस्क रजिस्टर में ऐड करोगे, नोटिफाई करोगे और सारा कुछ करोगे। मेंटेन द असेसमेंट। अगर आपने नया बिजनेस ले लिया तो आपने अगर कोई नई एक्विजिशन ली, ठीक है, मैं कंपनी थी, मैं सॉफ्टवेयर बनाती थी, अब मैंने कंपनी बाय कर ली जो गेम्स बनाती है, तो मैं अब उस कंपनी को जब अपनी कंपनी के साथ मर्जर करूँगा तो मैं मेक श्योर करूँगा कि उस कंपनी को भी रिस्क असेसमेंट कर लूँ। ठीक है, ताकि वो भी मेरे रिस्क रजिस्टर पर आ जाए। ये निस्ट का जो सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट टेबल है। तो हो क्या रहा है, प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट, वही जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फ्रेमवर्क और रिस्क फ्रेम। ठीक है, कि भाई बिजनेस ने कहा हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। असेसमेंट कंडक्ट, आइडेंटिफाई द थ्रेट, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, डिटरमिन द लाइकलीहुड, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट, डिटरमिन द रिस्क। ये सारा कुछ डिटरमिन करने के बाद उसके बाद स्टेप 3 के अंदर कम्युनिकेट द रिस्क, और उसके बदले में फिर हमने उसको रिस्क को मिटिगेट करेंगे। मिटिगेशन इज़ आउट ऑफ दिस पिक्चर। और उसके बाद मेंटेन द असेसमेंट, ये असेसमेंट को मेंटेन रखना है, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि वो वन ऑफ एक एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद उसे मेंटेन नहीं कर सकते, फिर 5 साल के बाद फिर नए सिरे से वो एक्टिविटी शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो फिर आपको हर 5 साल बाद दोबारा री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब सिक्योरिटी एंड ऑडिट फ्रेमवर्क एंड मेथडोलॉजीज। ठीक है, कि सिक्योरिटी को ऑडिट करने के लिए, किसी भी कंपनी को सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए, या किसी सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसकी मेरी बहुत कम वास्ता पड़ा है, COSO, COSO, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड वे कमीशन। ठीक है, 1980s में, मेरे ख्याल में 85 है मेरे ख्याल में, ये कमेटी बनी। इसने कुछ सिफारिशात दी, एग्जाम्पल्स या कंट्रोल्स बताया। उन्होंने कहा जी दिस इज़ द बेस्ट वे टू सिक्योर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे यूज़ करते थे, मेरे ख्याल में US बेस्ड है ये। ठीक है, उसके बाद एक और स्टैंडर्ड आया जो बहुत फेमस है, IT फाउंडेशन। आईटेल फाउंडेशन एग्जाम देते हैं बहुत सारे लोग, बल्कि IT हेल्प डेस्क के अंदर जितने लोग जाते हैं उनसे ये पूछा जाता है। IT इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी, ये सेट ऑफ बुक्स थी, ये 1980 से लेके 2014 तक ये यूज़ होती रही हैं, अभी भी यूज़ होती है। ये आईटेल बहुत फेमस है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाया था। ठीक है, ये सेट ऑफ बुक्स थी, और ये कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये बिजनेस की तरफ, ये लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने आईटेल लाइन होना है, मगर ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका IT सिस्टम आपके बिजनेस से हम आहंग हो जाएगा,
मेरे ख्याल में मैंने सही लफ्ज़ यूज़ किया, पैरेलल हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा कि बिज़नेस भी यहाँ जाना चाहता है और आईटी भी आपको वहीं लेके जाना चाहती है, और ये आपका गोल है। ठीक है, ये नहीं होगा कि बिज़नेस यहाँ जाना चाह रहा है और आईटी आपको ये यहाँ लेके जा रही है, कि बिज़नेस कहता है कि जहाँ पे कैशियर है वहाँ पे स्लिप निकलनी चाहिए, और वो प्रिंटर सबसे की कंपोनेंट है। आईटी कहती नहीं असी जी बेस्ट वेबसाइट डेवलप करनी है, हमें वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है मामू, ये काम कर तू जाके। ठीक है, तो बिजनेस अलाइनमेंट होगी। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन, कोबिट वर्जन 5.0 आ चुका है। ठीक है, और इसाका जो सी है वो इस चीज़ को डील करती है। इसाका मुझे लास्ट टाइम एब्रीवेशन भूल गया था, इस बार मैं रट्टा मार के आया हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, इसाका। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कंट्रोल एसोसिएशन। ठीक है, इसाका की एक सर्टिफिकेशन है कोल्ड सीज़म। ठीक है, और ये कोविड भी मेरे ख्याल में कोई सर्टिफिकेशन करवाते हैं मेरे ख्याल में, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, इनकी और भी काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो कोविड जो सा है वो आपका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत सारी कंपनीज उससे अलाइन करती है। ठीक है, फिर ISO स्टैंडर्ड है, ISO BS 7799 के नाम से जाना जाता था, अब ISO में चेंज आई है 2013, ISO 27001 और 27002, ये दो चीज़ें हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। बहुत सारी कंपनी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अलाइन करना चाहती हैं वो इसमें हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं, मेरे ख्याल में हमने डिस्कस किए हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको बड़ी डिटेल में दिया था। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजीज़ में निस्ट का SP 800 डॉक्यूमेंट है, ये क्रैम है, ये फेलियर मोड्स एंड इफेक्टिव एनालिसिस है, ये फ्रैप है, फिर आपके पास ऑक्टेव है, फिर ये वॉर है, वैल्यू एट रिस्क। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर द रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी या अपने IT सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, ये रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, ये वाली, ये रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजीज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक SOMAT है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स मैनेजमेंट एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट, ये फ्री है। ठीक है, जिस तरह क्या होता है ओपन सोर्स टाइप का। ठीक है, तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये कहता है आपने डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसका थ्रेट एनालिसिस करना है, फिर उसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करनी है, फिर रिस्क एक्सेप्टेंस करना है और बाकी रिस्क को ट्रीट कर लेना। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टैंडर्ड है, SOMAT इसे कहते हैं। ठीक है, डिपेंड कि आप ये रिस्क असेसमेंट मेथड यूज़ करना चाहते हैं, यानी दैट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी में अगर रिस्क मैनेजर है तो वो बताएगा कि आपने क्या करना है उस रिस्क को। अभी भी मुझे पता है बहुत सारी कंपनीज में ये प्रोसीजर्स यूज़ नहीं होते, मगर जिन कंपनीज में यूज़ होते हैं वहाँ पे होते। अब आ जाता है रिस्क असेसमेंट, कि हमने जब ये यहाँ पे सारी कहानी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि प्रिपेयर फॉर द रिस्क असेसमेंट, कंडक्टिंग द असेसमेंट और इस तरह की ये बातें करें। अब इसके अंदर जो सा है टाइप ऑफ असेसमेंट्स हैं। ठीक है, और उसकी एक टाइप आज हमने पढ़नी है, इसका क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट। ठीक है, दूसरी कहलाती है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम पैसा या कीमत बता देते हैं कि लॉस होगा 5000 का, जिस तरह की मैंने एग्जांपल आपको शुरू में पहली स्लाइड में भी दी थी। ठीक है, अब आ गया क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट। क्वालिटेटिव के अंदर आप करेंसी या वैल्यू नहीं लगा सकते कि जी अगर फ्लड आया तो 5 लाख का लॉस होएगा, ऐ नहीं बता सकते आप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट कहाँ पर होता है, इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके पास एग्जाम में। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट जो है प्रोड्यूस अ वैलिड रिजल्ट दैट आर डिस्क्रिप्टिव वर्सेस मेजरेबल। डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट होगा कि हाँ जी हमारी रेपुटेशन हो सकती है, एक दिन की ट्रांजैक्शन लॉस होगा। अब एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट आप वैल्यू नहीं लगा सकते। ठीक है, आपने कहा एक दिन का ट्रांजैक्शन लॉस होगा। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव। 5 लाख की ट्रांजैक्शन ज़ाया हो जाएंगी, ये मेजरेबल लॉस है। तो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट में आप पैसे का जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहते हो हाई, लो और मीडियम लॉस। रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ कंपनी के ऊपर अब आप पैसा नहीं लगा सकते कि कितना रेपुटेशन लॉस होगा। ठीक है, कुछ लोग लगाते हैं। शॉर्ट टर्म असेसमेंट, शॉर्ट टाइम ऑफ असेसमेंट, कम टाइम लगता है इस तरह की असेसमेंट करने में, क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, मैं बैठा हूँ कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी बताओ जी कौन सी बनानी है। कंपनी है जी हमारी कंपनी ना, मैं ज़रा पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से सोच के बताता हूँ, तो वो जी चलो बेकरी है हमारी, बेकरी बना रही है आज। ठीक है, चूचे भी बेच लिए, अंडे भी बेच लिए, मेरे ख्याल अंडे भी बेचे थे, और हमने सॉफ्टवेयर हाउस भी बना लिया, गेमिंग स्टूडियो भी बना लिया, और हमने क्या बनाया, और हमने टॉय शॉप भी बना लिया। अब हमने बेकरी बना ली, हमारी बेकरी है। अच्छा, बेकरी के अंदर क्या हो सकता है, सोचने दें। बेकरी के अंदर ओवन होता है। ठीक है, तो अगर हमारे ओवन ख़राब हो जाएं तो रिस्क असेसमेंट बताएंगे। ठीक है, अब आप क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव भी।
अगर मैं क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट करूँ तो मैं कहूँगा हाँ जी, अगर ये ख़राब हो गया तो जी 4 दिन लगेंगे, 4 दिन के काम बंद हो जाएगा, 4 दिन हमें एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देनी पड़ेगी, और 4 दिन जो से हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज़ क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वालिटी बता दी, एम्प्लॉय हैप्पी, जो हमारा कस्टमर होगा वो वेरी वेरी अनहैप्पी होगा, डिज़ास्ट्रस होगा। मीडियम लॉस है, हम बता सकते हैं, हम अपोलॉजीज़ कर सकते हैं, हम एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ला के रख सकते हैं, रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने अगर अपनी बेकरी में ब्रेड नहीं अपनी बेकरी के ब्रांड की रखी तो थर्ड पार्टी ब्रांड की हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेक्स एक्सपीरियंस कैन डू द टीम, कम टाइम लगेगा इस तरह की असेसमेंट करेंगे तो हमने बैठे बैठे भी कर ली। ठीक है, लेस एक्सपीरियंस टीम कैन डू इट, और आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं चाहिए ये काम करने के लिए। ठीक है, मगर एक चीज़ बड़ी लाजमी है यहाँ पे चाहिए, इस तरह के रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको ये बंदे चाहिए, एक ऐसा बंदा जिसने इस बिज़नेस पे टाइम खपाया हो, वेरी गुड एक्सपीरियंस हो, आपको क्रिटिकल सिस्टम्स का पता हो। ठीक है, उसको पता होगा हाँ ओवन ख़राब हो गया तो ओवन आने में बड़ा टाइम लगता है, क्यों टाइम लगता है, लास्ट 15 साल पहले हमारा ओवन ख़राब हुआ था तो 7 दिनों बाद आया था, ये 4 दिनों में नहीं डाउन होगा, ये 7 दिन के लिए डाउन हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ टिपिकली ईजियर, यानी इस तरह का रिस्क असेसमेंट बड़ा आसान है, गली बाती कम हो जाएगा, यानी बातों बातों में ही कम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा, और ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, आपको पता होना चाहिए हमारे दिन में कितने कस्टमर आते हैं, एक हफ्ते में कितने कस्टमर आते हैं, और जो कस्टमर आते हैं वो कितने की ट्रांजैक्शन करते हैं, और हमारा जी मनी ग्राफ ये यूं का चलता है, और हमने जी इस ग्राफ का इस हिस्से को लेना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, आप बेकरी चलाते हैं, आपने ये कलेक्ट ही नहीं की हुई। ठीक है, फिर आपको क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वालिटी कितनी कंप्रोमाइज़ होगी। आप कहोगे हमारा कस्टमर बहुत हैप्पी है, हम वो ऑलमोस्ट कस्टमर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डाल देंगे तो शायद कस्टमर इधर आ जाए, दैट इज़ क्वालिटी रिस्क असेसमेंट। ठीक है, उसके आखिर में आप सिर्फ रेड ब्लू ग्रीन ही डालोगे कलर। ठीक है, हाउ टू डू द क्वालिटी रिस्क असेसमेंट। अब क्वालिटी रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, ठीक है, ये तो क्वालिटी रिस्क असेसमेंट सारी की सारी मैंने यहीं पढ़ा दी, मुझे याद ही नहीं था, स्लाइड है यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट अप्रूवल, ज़ाहिर मैनेजमेंट से अप्रूवल ली, फॉर्मेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टीम, अब आपने टीम बनानी है। अगर आप क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि अब आपको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़, गुड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ जिन्हें क्रिटिकल सिस्टम्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अब मसला ये है कि अभी आप बेकरी की बात कर रहे हैं और आपने इसके अंदर वो बेकरी वाला शेफ़ डाला नहीं है। ठीक है, पता चले वो बताया जी हाँ कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मेरे को एक देसी टोटका है उधर तो मैं चला सकता हूँ वन। ठीक है, तो वो आपका ये रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की जो टीम बनानी पड़ेगी उसमें मेक श्योर करेंगे कि बहुत सारे लोग कवर हो रहे हो। ठीक है, इतना भी ना हो कि पूरी पार्टी बन जाए, मगर रीजनेबल साइज हो, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस साइज। ठीक है, असेसमेंट टीम रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब ये बेकरी से बाहर आ जाओ यार, ये अब अगला क्वेश्चन जो है वो बेकरी वाला नहीं है, तो बैंक में चले गए अब हम। ठीक है, तो जो ये असेसमेंट टीम है वो सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, स्ट्रेटेजी मांग सकती है, स्टैंडर्ड मांग सकती है, आईटी के पास जाके वल्नरेबिलिटी पेन टेस्ट रिपोर्ट मांग सकती है, नेटवर्क डायग्राम, सर्वर डायग्राम, डेटाबेस के आर्किटेक्चर्स, ऑडिट रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट जो पीछे अभी हमने बनाई थी, इंटरव्यू ऑफ द स्टाफ, वो इंटरव्यू भी कर सकती है स्टाफ का, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट टू द रिमोट वर्कर ऑल द वे, चपड़ासी का भी इंटरव्यू करेगी फिजिकल रिस्क असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर वो क्या करेगी, मैनेजमेंट से अप्रूवल ले ली, हमने रिस्क मैनेजमेंट टीम बना ली, हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, अब हमने डाटा को गैदर करना। ठीक है, गैदर करने के बाद मैचिंग द थ्रेट टू द वल्नरेबिलिटी, और फिर मैचिंग द थ्रेट टू द एसेट्स, कि ये मेरा एसेट है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक हूँ तो मेरा एसेट क्या है, पैसे। अब पैसे अब मॉनेटरी वैल्यू भी पड़ी हुई है। ठीक है, अभी बैंक है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करता, और इसको थ्रेट है जी, इसकी वल्नरेबिलिटी ये है कि कोई जो सा है रॉबरी। ठीक है, और रॉबरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, रॉबरी की वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी ये कि भाई रात को आ सकता है। ठीक है, नाइट टाइम। ठीक है, बड़े फेक सा मैं बना रहा हूँ इस टाइम। तो अब इस चीज़ को लाइकलीहुड क्या है कि हमारे पिछले 10 साल में हमारी स्ट्रीट पे 5 डकैतियाँ हुई हैं, इसका मतलब हर 2 साल बाद एक डकैती होती है, और एक डकैती की कॉस्ट कितनी होती है जी, $1 मिलियन। ठीक है, ये आपके पास, अब इधर लाइकलीहुड आपने रिस्क वगैरह कर लिया, मगर यहाँ पे वंस अगेन मेरी गलती ये है कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर ली, ये क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस कर दिया, क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव करना है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ
लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट प्रोड्यूस इन द लेवल ऑफ रिस्क, कि अगर ये होगी डकैती होगी तो हमें कितने का नुकसान होगा, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल काउंटर मेजर्स रिकमेंडेड, हाँ जी सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दो एक आधा और, ठीक है। और ये जो पैसे हैं ये डबल सेफ़ में रख दो ताकि एक सेफ़ से निकल के दूसरी सेफ़ में ना जा सके। और इस सेफ़ की कीज़ में, सेफ़ को ओपन करने के लिए 3 कीज़ चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस हो गया, ये आपने रिस्क एनालिसिस कर लिया और आखिर में आपने रिपोर्ट बना दी। हमारे पास जी 4 रिस्क हैं, रिस्क 1, रिस्क 2, रिस्क 3 और रिस्क 4। और इसका लाइकलीहुड है जी वंस इन एन ईयर, वंस इन 10 ईयर, वंस इन 10 ईयर, वंस इन 1 ईयर, वंस इन 100 ईयर, ठीक है। और ये जो सा है हाई रिस्क है, ये मीडियम है और ये वेरी हाई रिस्क है, मगर ये वंस इन 100 ईयर होगा तो हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आज हमने जो सा है BCP DRP रिक्वायरमेंट्स ये सारी की सारी कवर कर ली, RPO से लेके, ठीक है। मैनेज पर्सनल सिक्योरिटी मेरे ख्याल में एक स्लाइड में पढ़ा दिया मैंने। रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, रिस्क मैनेज मेथडोलॉजीज़ होगी जिसमें क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव रह गया। और इसके बाद हम ये बाकी पार्ट पढ़ लेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। मेरे ख्याल में हम ऑलमोस्ट 85% अपनी डोमेन कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक लेक्चर मजीद या अगले लेक्चर में ही सारा कुछ कवर कर लेंगे। मगर रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे हैं और माइंड दैट दिस इज़ जस्ट द कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अब उठ जाएं और अपना काम करें क्योंकि बहुत सोली आप लोग, और फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।